दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। क्लास नंबर 25 है ये ज्योग्राफी की, भारत की मृदाएं, सॉइल्स ऑफ इंडिया। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। पिछला अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है, उसको सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। अब सॉइल्स ऑफ इंडिया में अपन देखेंगे कि मिट्टी के बारे में, मिट्टी जो होती है साहब कैसी होती है, क्या होती है, क्यों होती है, सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक साहब। सबसे पहले तो अपन यही समझते हैं कि मिट्टी होती क्या है। मतलब समझ रहे हो, मृदा कहते हैं इसको, इंग्लिश में इसको सॉइल कहते हैं। सॉइल क्या होती है साहब ये? तो आप जानते ही हो, ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी होती है वही मिट्टी होती है। यानी ज़मीन मतलब पृथ्वी। तो पृथ्वी के ऊपरी परत है ये, पृथ्वी की ऊपरी परत है एक तरीके से, जिस पर अपन लोग खेलते रहते हैं, बैठे रहते हैं आराम से। और इस मिट्टी क्या हो गई है, पृथ्वी की ये जो मिट्टी है वो क्या हो गई, पृथ्वी की एक ऊपरी परत हो गई, जो पौधों के लिए आवश्यक है और जिसमें खनिज होते हैं, जिसमें लवण होते हैं, वही सब चीज़ें मिट्टी होती है। तो ये कोई मेंस तो आप अभी मतलब ये मेंस में होता है कि मिट्टी क्या है। फिलहाल तो प्री देख रहे हैं अपन लोग, प्री में अपन वो चीज़ देखेंगे कि जो प्री के लिए ज़रूरत है। नहीं तो इसकी अगर परिभाषाएं लिखवाएंगे कि साहब मृदा क्या होती है, मृदा के पर ये वो बताओ, तो वो सारी चीज़ें मेंस में समझेंगे। फिलहाल अब हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि आप अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पेपर में पास हो सकें। तो मिट्टी के बारे में अपन सिर्फ इतना जानते हैं कि जो मिट्टी है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो मतलब मृदा होती है, जो सॉइल होती है, उसकी स्टडी को ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो एक वर्ड चलता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ऐसा होता है ना, कई तरह की लॉजी होती है। सिस्मोलॉजी आपने सुना होगा, सिस्मोलॉजी होती है। सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के अध्ययन को, ऐसे ही पेडोलॉजी कहते हैं मृदा के अध्ययन को। ठीक है, ये आपको एक पहला फैक्ट है। मतलब अब ये कुल मिलाकर अब चीज़ें जो हैं फैक्ट वाली ज़्यादा शुरू होंगी। तो मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ओके साहब। तो अगर क्वेश्चन आए कि पेडोलॉजी क्या है, तो ये मृदा का अध्ययन है, सॉइल्स की स्टडी है। ओके। अब आप देखो, जो मिट्टी होती है उस पर लगे होते हैं पौधे, लगे होते हैं पौधे, पेड़ वगैरह। तो ये जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए कि अच्छी तरह से पौधों का विकास हो सके। तो ये बहुत ज़्यादा अम्लीय नहीं हो और बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं हो। और अम्ल क्षार का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा ये एसिडिक नहीं हो और बहुत ज़्यादा ये बेसिक नहीं हो। इसका मतलब है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक ना हो, बहुत ज़्यादा बेसिक ना हो, मतलब इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 6 और 7 के बीच में होनी चाहिए। तभी तो अगर 6 से कम होगी तो बहुत एसिड हो जाएगा, 7 से ज़्यादा होगी तो बहुत बेसिक हो जाएगा। तो इसलिए जो बेहतर है कि किसी भी मिट्टी की वैल्यू, पीएच वैल्यू 6 और 7 के बीच में होगी तो पौधों का विकास अच्छा होगा। ओके, तो लिख लो साहब, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए सामान्यतः 6 से लेके 7 पीएच मान, पीएच होता है ना, पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच मान वाली मृदा बेहतर होती है। ओके, समझ गए? अगर पीएच वैल्यू अगर 6 और से 7 के बीच में है तो पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि न तो मतलब क्योंकि अधिक, अगर ज़्यादा एसिडिक होगी या ज़्यादा बेसिक होगी तो पौधों की वृद्धि के लिए वो नुकसान होगा। ठीक है, तो ये भी साथ में लिख लेते हैं। क्योंकि, ठीक से यार लिख लें, ये हटाएं पहले। हाँ, क्योंकि अधिक अम्लीय, अम्लीय मतलब एसिडिक, इंग्लिश बोल देता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा समझ सको, या अधिक क्षारीय, क्षारीय मतलब बेसिक, अधिक क्षारीय मृदा पौधों के लिए हानिकारक होती है, पौधों के लिए हानिकारक होती है। समझ गए? हानिकारक होती है, तो ये तो आपने समझ गई। अब देखो साहब, क्लासिफिकेशंस देखो, मिट्टी का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ओके, मृदा के प्रकार जो होते हैं वो कितने तरीके से होते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, मृदा का वर्गीकरण, कितने प्रकार की मृदा है, मतलब ये सारी चीज़ें समझनी है।
क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। ओके, अब देखो सबसे पहले जो मिट्टी आती है वो बहुत फेमस मिट्टी है, आप सभी जानते हैं, उस मिट्टी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इंग्लिश में इसको कहते हैं जलोढ़ मृदा को ALL लिख के लिया था मैं, तो भैया अंग्रेजी भूल भी ना पाता, ALL लिख लिया था मैंने तो पहले ही कि मैं देख के बोल दूंगा भैया क्या बोलते हैं इसको। ALLUVIAL का कहेंगे जो LUVL जो भी कहेंगे भैया, जी रखा तुम्हारे सामने। अब अंग्रेजी मीडियम भाई देख लें भैया क्या कहेंगे, ठीक है साहब। LUVL सॉइल, देखो साहब है, मिट्टी आई है, मिट्टी आई है, वतन से मिट्टी आई है, बड़े दिनों के बाद मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है साहब। वतन की मिट्टी है तो सबसे पहले वतन की मिट्टी पढ़ेंगे अपन, जलोढ़ मिट्टी। और सब बढ़िया चल रहा है भाई साहब, अब टेंशन मत लो, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं अपन। ज़िंदगी ये साहब है, जीना इसी का नाम है। बहुत अच्छा गाना है, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा है। ऐसे बढ़िया अच्छे अच्छे गाने ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ, ऐसे ही रहा करो एकदम है। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थोड़ा जिंदा दिली लेके आओ, एक रिजल्ट था, पूरी ज़िंदगी नहीं थी। हुआ जो हुआ, आगे बढ़ना चाहिए, और आगे ऐसा रिजल्ट आएगा कि जो अतीत है वो तुम्हारी तरफ देखे और कहे कि मेरे अतीत जो है वो तुमसे ये कहे कि मुझे बेहद शर्म आ रही है कि मैंने एक ऐसे काबिल इंसान का साथ नहीं दिया था, जो काबिल इंसान आज इस लेवल में पहुंच गया। ये होती है जिंदा दिली। भाई साहब, मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया कि अगर हम आज एक शर्ट तलाशना चाहते हैं तो वो आज तो हमें शर्ट नहीं मिलेगी। जाकिर खान का भी ये डायलॉग है, जाकिर खान साहब भी ऐसे ही बोलते हैं, मेरे पापा ने भी मुझे ये हमेशा सिखाया। जाकिर खान ने तो बहुत अच्छा डायलॉग बोला है इसको लेके कि अगर आज हमें कोई शर्ट चाहिए तो दुनिया इतनी हरामजादी है कि आज तो हमें ये शर्ट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी पता है? क्योंकि कल कोई कोट हमारा इंतज़ार कर रहा है। समझ रहे हो? ये प्यार के मामले में भी होता है और ये पढ़ाई के मामले में भी होता है। जो लोग आज RO नहीं बन पाएंगे या नहीं बन पाए तो वो कल PCS बनेंगे। ये पॉजिटिविटी होती है लाइफ की है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड है। इफ़ यू आर एलिजिबल देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर तुम योग्य हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक चोट अगर किसी इंसान को लगती है तो वो घायल शेर की तरह वार करेगा, टेंशन मत लो। ठीक, जलोढ़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल क्या होती है साहब? ये तो आपने हिमालय पर्वत का नाम सुना होगा। हिमालय पर्वत से नदियाँ निकलती हैं कि नहीं निकलती? और नदियाँ अपने साथ क्या लाती हैं? यही लाती हैं साहब, कंकड़ पत्थर वगैरह सब, जिसको जियोग्राफी की भाषा में अवसाद कहते हैं। अवसाद मतलब अपने संग जो चीज़ें बहा के ला रही हैं, उसी में से कुछ चीज़ें हो जाती हैं साहब, कि कुछ अवसाद लाई, कुछ कंकड़ ले आई, कुछ रेत ले आई, ये सब नदियाँ लेके आती हैं। ओके, तो जो ये अवसाद जम जाते हैं, जम जाते हैं, जब अवसाद जम गए, जैसे बर्फ़ जम जाती है वैसे अवसाद भी जम जाते हैं। और जमने को, कोई चीज़ जम गई उसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहा जाता है निक्षेप। तो जो हिमालय पर्वत से नदी निकली, उसके संग कुछ अवसाद आए और वो अवसाद एक जगह इकट्ठे हो गए, निक्षेप बन गया, और उससे बन जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कई सारी देखो अवसाद अगर जमते चले गए तो वहाँ क्या हो जाएगा? बढ़िया सी मिट्टी बन जाएगी, जिसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ओके, इसको कांप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ये इसके निक नेम है। बाबू, तुम्हारा निक नेम तो कांप गए तुम्हारे संग, क्योंकि तुमने कच्छा उतार दिया हमारा। हम तुम्हें देख के कांप गए क्योंकि तुम हमारा कच्छा उतार देती। ओ हो बाप रे, ओ लो भैया चलो, या तो कच्चे पच्चे उतर रहे, चलो भैया लिख लो जल्दी लिख लो। अले मिले बाबू, लिख लो साहब। लिखो जलोढ़ मृदा। यही जो आपको बात समझाई, बस ये लिखनी है। हिमालय से निकलने वाली नदियों, यही तो बताया था अभी, नदियों से निकलता है। तो जलोढ़ मृदा हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से, निकलती है। ओके,
बनती है। समझ गए? अभी समझाया था कैसे बनती है जलोढ़ मिट्टी। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके जो द्वारा अवसाद लाए जाते हैं उनके निक्षेप से ये बन जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसे कांप मृदा, कांप गए भैया, कांप गए, इसे कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहते हैं। कछारी मृदा भी कहते हैं। समझ गए? तमझ गए? तमझ गए बाबू? बाबू तुम तमझ गए ना? तमझ गए? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़िए। आगे बढ़ने में आपको क्या पता चलेगा, क्या देखना है हमें, कि ये जो मिट्टी है ना भाई साहब, जलोढ़ मिट्टी, ये हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। मतलब मिट्टियों के कई सारे प्रकार हैं, कई अलग अलग तरह की मिट्टी हैं, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी, इसमें सर्वाधिक जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा विस्तार इसी मिट्टी का है। ओके, और कितने हैं ये विस्तार? ये विस्तार साहब 15 लाख किलोमीटर में फैला है, 15 लाख किलोमीटर में। और सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ इंडिया में है, उत्तरी इंडिया में। नॉर्थ इंडिया जहाँ हम लोग रहते हैं, जैसा होता है नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, अलग अलग इंडिया की तरह से कहते हैं ना। साउथ इंडिया मतलब केरल वेरल हो गया, नॉर्थ इंडिया मतलब अपन लोग जहाँ रहते हैं। तो इसका जो सर्वाधिक विकास हुआ वो नॉर्थ इंडिया में हुआ है। ठीक है साहब? तो यानी भारत के उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ, का सर्वाधिक विकास हुआ। जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? उत्तरी मैदान में। ठीक है, यह भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। ये तो मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा यही पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, पाई जाने वाली मिट्टी है, मिट्टी है। ओके साहब, आपने ये भी बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखो साहब, इसका जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर एरिया में है? इसका विस्तार है साहब 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में। ये थोड़ा सा डेटा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। 15 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में ये मिट्टी फैली हुई है, जो हिंदुस्तान के लगभग 40% एरिया को कवर करती है। ठीक है, 40% क्षेत्र पर है ये। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो देखो ये लगभग की बात है, कोई ऐसे एग्जैक्ट नहीं है। ऑलमोस्ट 40% एरिया में इसका विस्तार है जलोढ़ मिट्टी का, जो 15 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। कितने परसेंट में? 40% में, जो सबसे ज़्यादा है इंडिया में। ये आपने समझ लिया साहब। आगे समझते हैं। अब देखो, ये जो मिट्टी है ना वो खेती के लिए अच्छी है। इस मिट्टी में खेती बाड़ी बढ़िया हो जाती है, इसमें डाइवर्सिटी अच्छी है। ओके, और यहाँ पर खूब बढ़िया खेती की जाती है, खूब चिपक चिपक के। इसको गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि का मतलब होता है कि दूर दूर ज़रूरी नहीं है, ये मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि अगर पास पास भी फसल लगाओगे तब भी बढ़िया फसल हो जाएगी। ओके, तो आपको और क्या समझा आपने, कि ये इस मिट्टी में जो है वो कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक है, तो इसी मिट्टी के बारे में बात हो रही है। तो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी, बहुत अच्छी उपयोगी है। बाकी मिट्टियों की तुलना में ये कृषि के लिए काफ़ी उपयोगी है, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी। ये सारी की सारी मैटर किसके बारे में चल रहा है? जलोढ़ मिट्टी के बारे में चल रहा है। ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि इसमें अच्छी खासी कृषि हो जाती है। ठीक, मैंने अभी बताया गहन कृषि, गहन मतलब चिपक चिपक के भी फसल होगी, तो गहन कृषि के लिए भी उपयोगी है साहब। गहन कृषि के लिए भी ये मिट्टी उपयोगी हो गई। आराम से अगर कोई गहन कृषि कर रहा है, एक ही कम क्षेत्र में ज़्यादा फसल उगा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगी। ओके, अब इस मिट्टी में देखो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो आपने पोटास वर्ड सुना होगा, पोटास। ठीक है साहब, इसी तरीके से आपने चूना सुना होगा, चूना। तो पोटास और चूना तो इसमें खूब पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस, आपने वर्ड सुना होगा फॉस्फोरस, आपने सुना होगा नाइट्रोजन, और आपने सुना होगा ह्यूमस। इनकी इसमें कमी होती है।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते, लेकिन जितने होने चाहिए उतने नहीं होते, कमी होती है इसमें। ओके, तो ये बात भी लिखते हैं कि साहब इसमें पोटाश और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। लिख लो साहब। लेकिन नाइट्रोजन, वो सॉरी फॉस्फोरस, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस, ऐसे लिखा जाता है ह्यूमस, ह्यूमस की कमी होती है। ये भी आपने समझ लिया साहब, यानी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये भी आपने बात अच्छे से समझ ली। लो साहब, जबकि पाया क्या जाता है ज़्यादा इसमें, चूना और पोटास। ओके, ये भी आपने समझ लिया। अब देखो एक चीज़ और समझनी है, जो ये जलोढ़ मिट्टी है इसके ना, एक इसमें होती है पुरानी, एक होती है इसमें नई। ठीक है, पुरानी को कहते हैं बांगर और नई को कहते हैं खादर। ये भी होता है, मतलब कुछ जलोढ़ मिट्टी है जो बहुत पहले बन गई, बहुत प्राचीन काल से बन गई थी, और कुछ मिट्टी ऐसी है जो नई नई बन रही है साहब। पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी का भी जन्म हो रहा है, तो पुरानी वाली को बांगर जबकि नई वाली को खादर कहते हैं। ये भी लिख लो, बढ़िया तरीके से लिखते चले जाओ, फैक्ट लिखते चले जाओ। ओके, लिखते चले जाओ, इसी तरीके से लिख लो, ऐसे या ऐसे लिखो, जलोढ़, जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, ऐसे लिख लो। एक हो गई पुरानी और एक हो गई नवीन। नवीन मतलब नई, पुरानी वाली को कहते हैं बांगर और नई वाली को कहते हैं खादर। डायग्राम बन गया आपका, मैप बन गया पूरा बढ़िया से। ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। ओके, एक आपने ये भी समझा। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को कहाँ गया कुछ, ये कहाँ गया, क्या कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो, कांप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ऐसे इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। सही है, इसे दोमट मिट्टी, अलग अलग नाम है इसके। दोमट, दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी मैं साथ में लिख देता हूँ, दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी आपने सुना होगा, ये जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखो, जो दोमट हो गई, दोमट मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है या कछार है, कछारी एक ही बात तो है। तो जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी है वो भी, उसमें भी दो तरह की होती हैं। एक मिट्टी होती है साहब बालू वाली, इसमें बहुत सारी बालू होती है। ठीक है, बलुई कहते हैं उसको, बलुई मिट्टी, बलुई दोमट या बलुई जमोड़, जलोढ़। ठीक है, और एक होती है चिकनी, जिसको कहते हैं चिकनी जलोढ़ या चिकनी दोमट। तो इनमें भी क्लासिफिकेशन है, ये पूरा क्लासिफिकेशन तो समझ रहे हैं, अलग अलग प्रकार। तो पहले अपन ने समझा कि जलोढ़ मिट्टी में पुराना क्या है, नया क्या है, पुराना बांगर है, नया खादर है। लेकिन अगर बालू वाली है या चिकनी है, ये भी होता है। जो बालू वाली मिट्टी होती है, इसमें जो पानी होता है ना, पानी उसको ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, पानी कम सोख पाती है, जल ग्रहण क्षमता इसकी कम है, जल ग्रहण क्षमता इसमें, जल ग्रहण क्षमता इसकी कम है, कम। और चिकनी वाले की जल ग्रहण क्षमता ज़्यादा है, जल ग्रहण क्षमता ज़्यादा है। भाई चिकना कैसे है, जब पानी ज़्यादा है तभी तो चिकना है, पानी होगा तो रपट जाएंगे। अरे आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो है, अरे हमें जो उठाइयो तो खुद रपट जाइयो, आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। आहा, तो भैया जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ रपट जाओगे। है, पानी पानी पे डांस कौन करता है, मैं पानी पानी हो गई, लड़की करती है कि नहीं करती। तो लड़की जहाँ होगी वहाँ पानी होगा, पानी जहाँ होगा वो लड़की होगी, जहाँ लड़की होगी वहाँ सब रपट जाएंगे, क्योंकि सब मामला पूरा चिकना ही चिकना है। चिकनी 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 चमेली है, चिकनी चमेली है। गाने तो मुझे सब एकदम मूवमेंट में याद रहते हैं, कौन सा गाना कहाँ प्ले करना है साहब। मैं तो खूब डीजे बजाऊँगा, आपको सक्सेस सीरीज़ में मैं गाने बजा देता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। यहाँ मैं गाने बजाऊंगा, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, यूट्यूब पे चैनल डिलीट हो जाएगा, फिर भसड़ मची जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ, बजा नहीं सकता। सक्सेस सीरीज़ में गाने बजा देता हूँ, क्योंकि अगर वो चैनल डिलीट भी हो जाएगा तब भी मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरा बना लेंगे।
ये वाला चैनल अगर डिलीट होगा कॉपीराइट की वजह से तो आप लोगों का बहुत नुकसान होगा। हमारी भी बहुत मेहनत इसमें चैनल से जुड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ ऐसा प्ले नहीं करते, मैं मुंह से बोल देता हूँ साहब। ठीक है, तो आपने ये भी समझ लिया कि बलुई दोमट मिट्टी की जलधारण क्षमता कम होती है जबकि चिकनी की जलधारण क्षमता ज़्यादा होती है साहब। ये भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब देखो, जो इंडिया है, इंडिया हमारा, वहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी इंडिया में अपन लोग जहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, शुष्क जलवायु हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी पानी भी बरसता है, तो इसका मतलब पूरी तरह से शुष्क भी नहीं है, अर्ध शुष्क जलवायु है ये। तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो ज़्यादातर अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, इसी वजह से अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। हाफ ड्राई में जैसे हाफ गर्लफ्रेंड होती है वैसे हाफ ड्राई होता है, हाफ ड्राई एरियाज़ में जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से इसकी जो मिट्टी है, जो ये मिट्टी है, मृदा है, उसके ऊपरी हिस्सों में क्षार जो होता है, क्षारीय तत्व थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्षारीय तत्व थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अर्ध शुष्क जलवायु में पाई जाती है ज़्यादातर ये मिट्टी। ऐसे क्वेश्चन कथन कारण में आ जाते हैं, तो हमें सारी चीज़ें समझनी है। लाओ लिखते हैं, ठीक है, ओके। भारत में जलोढ़ मृदा, ठीक से लिख जाओ भैया, जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध अर्ध शुष्क जलवायु से होने के कारण इसके ऊपरी हिस्सों में क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है, क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है। ये फैक्ट भी आपने समझ लिया। अगर कथन कारण में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के ऊपरी हिस्सों में क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है, फिर दूसरा कारण दिया होगा कि भारत में जलोढ़ मृदा के अधिकांश क्षेत्र का संबंध अर्ध शुष्क जलवायु से है, तो ऐसे हो जाएगा कथन ए सही है और कथन बी की व्याख्या करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं ना कथन कारण वाले, उसमें ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं, इसलिए मैं रीज़न भी बता देता हूँ इसका। ओके, ये भी आपने समझ लिया। अब देखो, ये जो मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, जैसे ये मिट्टी हो गई, फिर इसका कुछ निचला हिस्सा हो गया, ऐसे ज़मीन के अंदर देखा जाएगा तो बहुत सारी मिट्टी की परतें होंगी, अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग सिस्टम रहता है। ये जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें ये परतों वाला सिस्टम है, जो स्तर होते हैं, जो लेवल होते हैं, वो नॉर्मली नहीं होते हैं। ये एक तरह की है, बस पूरी इकट्ठी है, बहुत इसमें अलग अलग लेवल पर परतें नहीं हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में सॉइल प्रोफाइल, हिंदी में कहते हैं मृदा संस्तर, और मृदा संस्तर इसमें नहीं पाए जाते। बहुत अलग अलग परतें इसमें नहीं होती हैं, इकट्ठी एक ही पूरी मिट्टी है, बहुत परतें इसमें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल्स जलोढ़ मिट्टी में नहीं पाई जाती हैं। ओके, लिख लो साहब। इसमें मतलब किस में? जलोढ़ मिट्टी में। ओके, जलोढ़ मिट्टी में मृदा संस्तर इंग्लिश में कहते हैं इसको सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल समझ गए क्या? वही परत जो अलग अलग लेवल जो होते हैं मिट्टियों में, कि ऊपरी हिस्सा, बीच का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, ऐसे इसमें बहुत क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इसमें मृदा संस्तर नहीं पाए जाते। ये भी आपने समझ लिया साहब। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, ये सबसे ज़्यादा इस मिट्टी में किस तरह की फसलें होती हैं साहब? तो इसमें मुख्यतः जो ही अपने यहाँ पे होती हैं नॉर्थ इंडिया में, जैसे गेहूं की फसल हो गई, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, दाल हो गई, ठीक, गेहूं, गन्ना, दाल, तिल हो गया, तिलहन, ठीक, या जूट हो गया, आदि की फसलें उगाई जाती हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ये तो सभी जानते हैं, लिखवा दिया मैंने। आदि की फसलें उगाई
जाती हैं। ये भी आपने समझ लिया। ओके, तो ये साहब गेहूँ, गन्ना, दाल, तिलहन, फिलहन सारी फसलें इसमें उगाई जाती हैं। ओके, ठीक है। तो अभी तक इतना जो अपन ने पढ़ा है वो रिवाइज कर लें। आज थोड़ा ऑफिस जल्दी जाना है साहब, तो जल्दी जल्दी नेक करा दूं, कल थोड़ा लंबी क्लास ले लेंगे साहब। तो भारत की जो मिट्टी है वो मृदा का अध्ययन उसमें कहते हैं पेडोलॉजी। और पेडोलॉजी क्या है? मिट्टी का अध्ययन। और सामान्यतः 6 से 7 की पीएच वैल्यू होनी चाहिए, वहाँ पर पौधों का विकास ज़्यादा होगा, पौधों की वृद्धि ज़्यादा होगी अगर 6 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू है, क्योंकि ना तो ज़्यादा अम्लीय में और ना ही ज़्यादा क्षारीय में पौधे ग्रो कर पाते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन देखा अपन ने, आज पढ़ा पूरा। सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भैया हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं, उस वो जो नदियाँ अवसाद लेकर आएंगी उनके जमने से यानी निक्षेपों से ये मिट्टी बन जाएगी जलोढ़ मिट्टी। इसको क्या क्या कहते हैं? कांप गई, कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ओके, कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी और दोमट मिट्टी। ये सबसे ज़्यादा इंडिया के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, जहाँ पर लोग रहते हैं, और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है, जो लगभग 40% इंडिया में कवर करती है और 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। ये कृषि के लिए भी सर्वाधिक उपयोगी है और गहन कृषि के लिए भी सर्वाधिक उपयोगी है। इसमें पोटास और चूना तो काफ़ी है, पोटास और चूना तो काफ़ी है, लेकिन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस कम है। क्या क्या कम है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। जलोढ़ मिट्टी पुरानी और नवीन दो तरह की होती है, ओल्ड और न्यू। ठीक, तो पुरानी वाली को बांगर कहते हैं, नई वाली को खादर कहते हैं। ठीक साहब, खादर लिखा है, ये खादर। ठीक, नहीं कुछ और समझ लो तुम। बड़ी प्रसिद्ध गाली शुरू होती है हिंदुस्तान में इस नाम से, मतलब अगर ये खा की जगह कुछ और लिख दिया जाए तो ये हर इलाहाबाद कानपुर में रहने वाले लोगों के मुंह पे तो मैं देखता हूँ ये गालियाँ रखी रहती हैं, बिना गाली कोई बात ही नहीं करता यार। गलत बात है ये। दोमट मिट्टी देखते हैं क्या होता है साहब। जलोढ़ मिट्टी, दलोट मिट्टी एक ही बात है ये। दोमट और जलोढ़ तो एक ही बात है। तो जो बालू वाली होती है उसे बलुई दोमट कहते हैं, और एक चिकनी चमेली होती है तो चिकनी मिट्टी होगी। भैया बालू होगी इसका मतलब पानी जो है कम ग्रहण कर पा रही है, जल ग्रहण क्षमता कम है। और चिकनी है तो बेटा है चिकनी चमेली पानी पानी पर डांस करती है साहब, मैं पानी पानी हो गई तो वहाँ पर जल ग्रहण क्षमता, जल मतलब पानी, ज़्यादा हो जाएगी। जलोढ़ मिट्टी के अधिकांश क्षेत्र का जो संबंध होता है वो अर्ध शुष्क जलवायु से है। किससे है? अर्ध शुष्क जलवायु से है, इसलिए इसके ऊपरी हिस्सों में क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है। अर्ध शुष्क जलवायु होने के कारण ऊपरी हिस्सों में क्षारीय तत्वों की अधिकता रहती है। इसमें मृदा संस्तर नहीं पाए जाते, सॉइल प्रोफाइल्स नहीं पाई जाती। और गेहूँ, गन्ना, दाल, तिलहन, जूट, फूट इन सब की फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। आज थोड़ा मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, तो स्माइल के साथ आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो।